बोर्स थ्योरी आज स्टार्ट करना है। हेडिंग बना दीजिए, बोर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, पहला थ्योरी का पहला पॉइंट, बोर साहब कहते हैं कि अभी तक जितना बात किया गया कि एटम गोल होता है, एटम इज स्फेरिकल, और सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो पहला बात तो वही जो पुराना दो बात सही था अभी तक, कि एटम्स आर spherical in shape. Atoms are spherical in shape at the central position. At the central position of atom, there are पॉजिटिवली लिखे हैं, चलेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, at the central position of atom there are positively charged body called nucleus। इतना बात तो पुराना है जिसको बोर साहब भी माने कि इतना बात सब सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा ये नया बात होगा। देखिए, आउट ऑफ ए लॉट ऑफ circular path, a lot of circular path is possible around the nucleus, around the nucleus of an atom, है ना। a lot of circular path is possible around the nucleus of an atom. Electrons are revolve in only those circular paths, only those circular paths which has certain fixed amount of energy, certain fixed amount of energy, certain fixed amount of energy, and that circular path in which electron flow known as electron move,
known as orbit या एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट या सेल। दूसरा ही पॉइंट तो नया हुआ है अभी तक। A lot of circular path is possible around the nucleus of an atom. Electrons are revolved in only those circular paths which has certain fixed amount of energy, and that circular path in which electron move known as, क्या क्या नाम है सर्कुलर पाथ का? ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट, सेल। चारों में से कोई नाम चलेगा। लिख दिए? ये तो समझा हुआ ही है। ये समझाना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पॉसिबल है। रुक जाए, एकदम रुक जाते हैं, पूरे मन से लिख दीजिए। एक बार तो यहाँ लिखते ही हैं, जो बात समझ में आ जाए ना उसको थोड़ा घर पे भी जाके कॉपी बंद करके अपने से लिख दीजिए। जहां जहां भूलिए ना, शुरुआत में पहला बार लिखिएगा तब थोड़ा सा क्या लिखे थे ऐसा भूलिएगा, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए और फिर अपने ही लिखिए, उससे याद हो जाएगा। वो गधा है, एक दो ठो वैसन का बोलते रहेगा। जैसे तुम पढ़ेगा ना रूम में अपना, तो सामने से कोई बाथरूम जाने वाला लड़का रहेगा तो वो देखेगा पढ़ते, तो उसको कोई मतलब नहीं है लेकिन बोलते चल जाएगा, हाँ इस बार आई ठीक करिए जाएगा ये। उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन ऐसे देखेगा और ऐसे ही बोल के 2-4 दिन तक जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि अच्छा उसको भी थोड़ा इंटरटेन कर देते हैं, है ना, नहीं होगा तब फिर क्या कहेगा। डीमोटिवेट करता है। जैसे अभी देखिए कितना बढ़िया बात सिखा रहे थे, बीच में कोई बोला है आंखें बंद करके लिख, तो ऐसा समाज में पाया जाता है ना। ऐसा से बच के रहना है। बचना बचना है मतलब वो बोले वो कुछ हो बोले, इसी के लिए कहा गया है ये बतवा कि सुनना नहीं चाहिए, उल्लू समाज का काम है बोलते रहना, यही सब बतवा के लिए, बढ़िया बात नहीं ये सब बात, है ना। क्या बताएं, सीखा है ना सब कि जाके कॉपी बंद करके जितना बात समझ में आया उतना ही लिखो ना। कोनो इसमें ना हैज लिखते हैं ना हैव लिखते हैं, ना कोई ग्रामर है कहीं पे, सीधा सपाट इंग्लिश तो है जो बात है, साइंस है खाली कि ए लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल, बहुत सारा सर्कुलर पाथ पॉसिबल हो सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब पाथ में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ में घूमता है जिसको सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर गया उसी पाथ को, उसी सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, है ना। तो व्हाट इज ऑर्बिट, या ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं? तो आपको कहना है सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव कॉल्ड एज ऑर्बिट, है ना। एनर्जी लेवल का भी यही डिफिनेशन है,
द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव कॉल्ड एज एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल इसलिए नाम देना पड़ा ना कि यहाँ पर लिखे ना सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एकदम वैसे है, सुनना थोड़ा। गोलंबर तो तुम लोग देखा ही, गोलंबर गोल होता है गोलंबर, और उस पर साइकिलिंग करना है। तो जब गोल घुमा रहे हो साइकिल, सोचो कि 10 बार 5 बार वैसे गोल घूमना है, तो आप लोग देखता होगा कि साइकिल जो है ना सेंटर के तरफ थोड़ा झुक जाता है। आप गोलंबर के चारों तरफ 70 फीट रोड चौड़ा है, किसी भी पाथ से घूम सकते थे, नहीं कोई भी रास्ता है। साइकिल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, तो वो 5 सेंटीमीटर तो 70 फीट में कोई भी हो सकता है जिस पे आप घूम सकते हैं। लेकिन आप जब घूमने लगते हैं तो आपको दिखाई पड़ता होगा, महसूस होता होगा कि हमको सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो यदि वो एनर्जी आप मेंटेन नहीं करिएगा, ज्यादा या कम होगा, तो फिर दो बात हो जाएगा, आप सेंटर की तरफ साइकिल आपका स्कीड कर जाएगा, चाहे बाहर फेंका जाएगा। दैट विल बी फिजिक्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से बाहर लगता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है यदि हम गोल चक्कर घूमते हैं, ठीक है। तो आपको अपने साइकिल के काइनेटिक एनर्जी से उस फोर्स को मैनेज करना है ना। उतना ही स्पीड रखिएगा तो आप गिरिएगा नहीं, उससे ज्यादा रखिएगा तो टेंजेंशियली फेंका जाइएगा, उससे कम रखिएगा तो सेंटर आपको खींच लेगा अपनी तरफ। यही यहां पर बात किया गया है कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस चूंकि गोल है, एटम गोल है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो पाथ तो बहुत सारा पॉसिबल है। अब फोटो देखिए, पाथ का कौन कमी है, पाथ तो पूरा का पूरा ये रोड ही है, मान लीजिए पूरा रोड ही है, तो ये भी पाथ हो सकता है, ये भी पाथ ही है, ये भी पाथ ही है। हर हर लाइन बना देंगे वो एक सर्कुलर पाथ है, और लाइन के बीच में जो गैप रह गया वो भी एक सर्कुलर पाथ ही है ना। अब कहे सर यहां पर नहीं बना सकते थे, तो क्यों नहीं, यहां भी बना सकते थे। हर जगह पर एक सर्कुलर पाथ बन सकता है, लेकिन इतना सारा सर्कुलर पाथ पर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर पाथ पे घूमे। तो जिस पाथ को सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, सिर्फ वही पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पाथ पे घूमने की नहीं है, इस पाथ पे नहीं घूमेगा, इस पाथ पे नहीं घूमेगा, मान लेते हैं हम लोग, और क्या मान ही ना लेंगे कि इस पाथ पे नहीं घूम रहा है ना, इस पाथ पे भी नहीं घूम रहा है, इस पाथ पे भी नहीं घूम रहा है। तो जो पाथ बच गया उसी पाथ को, उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट, ठीक है। इसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। बाकी जो सर्कुलर पाथ पॉसिबल था उसको ऑर्बिट, वो सर्कुलर पाथ तो हो सकता है लेकिन दे विल नॉट कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमेगा, जिस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, उसी को कहेंगे ऑर्बिट। दीज आर द ऑर्बिट। या क्या क्या बताए, एनर्जी होता है। अब देखिएगा दोनों बात, आप साइकिलिंग करके एनर्जी लगा रहे थे और हम कहते हैं कि तुम तो लगा रहे थे, एनर्जी तो उस पाथ पे चलने का था कि इतना रेडियस पे तुम घूमेगा तो इतना एनर्जी से घूम सकता है, तो घूम लो। और ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा तेजी से घूम रहा है, तो इस पाथ पे घूम लो, है ना। तो एनर्जी पाथ को है, वही एनर्जी आपको है, तब वो पाथ मैनेज्ड हो जाएगा, है ना। एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। ये भी पूछता है व्हाई ऑर्बिट कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट, चूंकि
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, फिक्स्ड होता है, वो नहीं बदलता है। घूमने में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बदलती है ना, वो उसी एनर्जी पे घूमता रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट। इस ऑर्बिट को अरबिक नुमेरल से नोट किया गया है, और ये नोट करके बताया गया है। देखो बच्चा आगे बोल रहा है, एसपीडीएफ नहीं ना, पहले वाला जो 10वां में पढ़ा था। हाँ, एसपीडीएफ अभी कहाँ आया है, KLMN। और अरबिक नुमेरल से बताया गया है n बराबर 1 2 3 4, correspond टू दिस वन, ये भी ऐसे रिस्पेक्टिवली है। के सेल या के ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो n बराबर 1, एल में घूम रहा है 2। पहला जो घर है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। पहला जो घर होता है सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला, उसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर उसके बाद वही सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं ऑर्बिट, थ्योरी तो लिख दिए, उसी थ्योरी का पॉइंट समझा रहे हैं, अभी अगला पॉइंट नहीं। उसी का ऑर्बिट किसको कहते हैं भाई, सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus known as orbit। ठीक है, orbit also called as a stationary state, orbit also known as a stationary state। क्यों, since their energy is remain constant, energy is remain कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ है, स्थिरांक मतलब स्टेशनरी, है ना। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही रहता है, क्या रुका हुआ रहता है, एनर्जी। ऑर्बिट ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट सिंस देयर एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट और स्टेशनरी। और ऑर्बिट का दूसरा ही नाम सेल है, सेल कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। एनर्जी लेवल तो इसीलिए कि वो सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पे होता है। लिखिए, फोटो बनाइए और लिख दीजिए, फोटो बनाइए, जरूरी नहीं इतना बड़ा, थोड़ा छोटा ही बनाइए लेकिन फोटो बनाइए, फोटो बहुत बनाना है ना। बेस्ट मेथड होता है आपके दिमाग में कोई बात जाने का यदि पिक्चर से चला जाए। और जो लिखते हैं कहानी जैसा, वो तो आपके स्टेबिलिटी के लिए है, आपको उसको घर पे लिखना चाहिए, उसको याद रखने का तरीका, वो आपको लैंग्वेज पावर बढ़ाता है ना। कभी कभी एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है घर पे, है ना, लोग पूछता है, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ता है, 5 लाइन बोलो तो। अब क्या बोलोगे 5 लाइन, वो तो गजबे सवाल है। बोले 5 लाइन बोलो तो, कोई मास्टर साहब घर पे चले गए, बच्चा को लगे टेंशन, नहीं होता टेंशन, बहुत ही टेंशन होता है, मास्टर साहब घर न जाना चाहिए, नहीं, अब टेंशन यही हो जाएगा कि पापा पूछ देंगे, कुछ पूछिए तो सर इसको। अब ये 5 साल पहले का चलन चला था, कुछ पूछिए तो सर क्या पूछते हैं, केमिस्ट्री पढ़ता है तो 5 लाइन कुछ बोलो, तो क्या बोले बच्चा। तो वैसे जगह पे 5 लाइन ने 20-25 लाइन सुना दे, इसके लिए ये सब पावर है।
सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव, छूट गया, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव around the nucleus known as orbit. हो गया, थ्योरी में आगे पॉइंट चलेगा, है ना, तो उसी से निकला हुआ, पॉइंट से निकला हुआ था बात। नंबर ऑफ ऑर्बिट को ये बोर्ड साहब डिजिनेशन दिए हैं, के एल एम एन और 1 2 3 4। तो के सेल कहेगा n बराबर 1 समझना है, ग्राउंड स्टेट कहेगा n बराबर 1 समझना है ना। ये ऐसी नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती रहती है ना, इसलिए अगला पॉइंट ही करेंगे थ्योरीज में। बढ़े, नंबर ऑफ ऑर्बिट, number of orbit denoted by alphabet KLMN and from Arabic numeral n बराबर 1 2 3 4 respectively, also if n बराबर 1 that is first orbit called as ground state of electron, and if n बराबर 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट known as first excited state of electrons, and so on। मतलब हो गया कि फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड करते रहेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट डिनोटेड बाय अल्फाबेट KLMN एंड फ्रॉम अरबिक न्यूमेरल, समझता ना जी, ये अरबिक न्यूमेरल लिख दिए तब वो 1 2 3 4 अरब से आए है ना, जैसे ये रोमन से आया ना 1 2, ये कहाँ से आया, रोमन वाला 1 2, हम लोग वाला 1 2 क्या पता है कुछ, देवनागरी वाला है ना, 1 का 1 2 2 ऐसे लिखते थे है ना, 3 3 और 4 4, क्या ये हम लोग वाला है, देवनागरी बोलते, ये रोमन
अब वो जो हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, अरब से है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, हाँ लिखिए लिखिए, बराबर 2n²। लिखना जरूरी है, लिखिए, बिना देखे भी लिखिए। कहाँ दूसरे चक्कर में पड़े रहते हो, मेरे चक्कर में पड़ो ना। एकदम अच्छा वाला सिचुएशन रहेगा, सही बता रहे हैं। तो फेनोमेनन है, तो उसको क्या करोगे, जाके पानी वानी पी के आओ। थोड़ा कंसंट्रेट करने का कोशिश करना है, उसको थोड़ा सर्टेन टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है ना। मोबाइल एक बहुत अच्छा चीज है ना, तो बहुत एक खराब चीज है, खराब ज्यादा है, 90% खराब चीज है। अभी डिस्टर्ब किया है, देखते रहता है। वो नहीं, लाने भी नहीं देगा। इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि जो लाइट का रेडिएशन है उससे वो नींद को तोड़ देता है, सब ब्रेन की एक्टिविटी से होता है। उससे जो फ्रीक्वेंसीज रेज का निकलता है, आज कोई कहता है कभी बचपन से लेके अभी तक कि दिन में सो रहे थे, मतलब दिन में क्या कर रहे थे, तो मतलब सो रहे थे, करने में भी शर्म लगता है, लेकिन रात में क्या कर रहे थे, तो सोने के अलावा कोई दूसरा काम बता दे तो टेंशन हो जाएगा। 12 बजे रात में, 11 बजे रात में क्या कर रहे थे, मतलब सो ही रहे थे। लेकिन दिन में 11-12 बजे यदि कोई कहता है सो रहे थे, मतलब बड़का ये तो उलट है। कारण है ना कि वो जो लाइट रेज पड़ता है हम लोग के ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करता है, और वो लाइट रेज नहीं पड़ता है तो ब्रेन का सेल जो है ना रेस्ट वाले हालात में जाता है। तो वो तो सोने नहीं देगा, लोग को लगता है कि हमको नींद नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन वो हमको लगता है कि नींद नहीं आ रहा है तो देख रहे हैं, और वो जो है वो नहीं आने दे रहा है। उसको छोड़िएगा तब ना आए, वो तो ब्रेन को एक्टिव रखा हुआ है। तो ब्रेन जब एक्टिव तो नींद क्यों आएगा। तो ब्रेन थकता कब है, जब एक्टिव 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 3 बजे रात में, देखते देखते लगातार 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5 घंटा, अब नर्व सेल जो है ना थकने लगता है। तो देखिए अभी सोने का टाइम कितना है, 3 बजे से लेके 9 बजे तक, है ना। ये नॉर्मल, हाँ नॉर्मल जो अभी लिविंग स्टाइल बना है। हाँ कितना कितना को धीरे धीरे देखना, 12th में जाते जाते यदि कोचिंग 1 बजे से रहेगा तो 12 बजे उठेगा, 9 बजे रहेगा तो 8 बजे उठेगा। ये सब फेनोमेनल हो जा रहा है। ये आपके साथ होगा तो पहली बार नहीं है, ऐसे बच्चा लोग की हालत हो चुका है। देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट 2n²। अब वो साहब बताए ना कि पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो बताओ n=1 यदि रहा तो ये फॉर्मूला से बना दो, 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n=2, तो 2 × 2 का स्क्वायर 8, n=3, तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन, n=4, 2 × 4 का स्क्वायर 32, है ना। 5 नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा तो 2 × 5 का स्क्वायर, तो 50 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से अगला बार 72, है ना।
यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं है, 2 8 18 18 32 में तो है। हाँ हाँ, काहे नहीं हो सकता है, के एलिमेंट पी क्यू तक जा सकता है, बढ़ सकता है ना। अभी इलेक्ट्रॉन उतना ही ना जितना एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, 112 को ना, तो पढ़ना 112 को, 118 एलिमेंट के लिए मैक्सिमम जो पीटी में भी जाएगा, है ना। तो 120 तक के जान लेंगे, लेकिन अभी तक जो ऑर्बिट्स के नंबर है बस काम चल जाता है। और यदि हुआ तो फॉर्मूला तो अपने पास है, ये मैथमेटिकल है। नंबर ऑफ ऑर्बिट कोई पूछ देगा 10वां में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो चुप थोड़े रहेंगे, मतलब 200 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। 200 इलेक्ट्रॉन होगा 10वां ऑर्बिट, है ना। ये सब फिक्स हो चुका है, ये बदलेगा नहीं। मैथ लग गया ना, तो मैथ में देखता आज तक बदला अलजेब्रा, 2 + 2 = 4 हो रहा है, चाहे वो दादाजी परदादाजी पढ़े चाहे कुछ हो, अभी कुछ बदलता है ना, जमाना बदल रहा है, कुछ बदल जाता, 2 + 2 = 22 होने लगता, है ना। थोड़ा पढ़ाइयो आसान होता, एक पर एक, एक जोड़ एक 2 होता है, एक 11 हो जाता, सीधा सीधा बात। इस सिनेमा में खाली कहता है एक और एक 11, हो रहबे नहीं किया है। 18 का स्क्वायर करके 2 गुना कर दो, थोड़ा सब्र करो, होगा। ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल होता है ना, आएगा। फिलहाल तो यही होता है ना। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में, तो ओ में। बोलेगा ये क्वेश्चन आ सकता है, आता कैसे है कि मान लिया कि एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जो 8 ऑर्बिट रखता है, तो उसके 7वें घर में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। क्यों नहीं, इमेजिनेशन मैथ लगा दीजिएगा, है ना। तो ये सब डायमेंशन बढ़ा के रहिए। मान लिया कि एक एटम डिस्कवर हुआ, उसमें 1000 इलेक्ट्रॉन तो है, तो कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट जाएगा, जोड़ लेना है इसी करके, 1000 कहाँ पाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी खुल गया तो रुकेगा थोड़े, बढ़ते जाएगा। और एक वो बच्चा के दिमाग में गया कि ABCD के बाद जेड आ जाएगा, तब क्या करेंगे, के एलिमेंट तो शुरू किए हैं, तो OPQRSTUVWXY जेड आएगा, तो Z1 Z2, क्यों नहीं। गाड़ी इतना खरीदा रहा है तो नंबर देना सरकार भूल गया क्या। देखिए पहले तो नंबर ऐसे ही चल रहा था, BR01B C, कभी W हुआ, कभी X हुआ, कभी Y हुआ, तो फिर BR1WZ हो गया। अब Z के बाद क्या करे, तो शुरू किया फिर से, सीरीज बना दिया ना, BR01AB, है ना। अभी देखिएगा सीरीज चल रहा होगा EF या GH कुछ चल रहा होगा, H चल रहा है, तो 2 नंबर का डिजिट का कोड बना देगा, 3 नंबर का, वो कभी खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होगा, है ना। 10 नंबर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, 10 ही नंबर का, तुम्हारा मोबाइल नंबर कितना है, 10 नंबर का ना। 135 करोड़ आबादी को 5 5 को नंबर सबको दे दिया है कि ना कंपनी वाला, खत्म हो रहा है नंबर वो, 10 ही नंबर है सबके पास, वो 10 ही में मिलान मिलान करता रहता है, और कोई भी सीक्वेंस में शुरू कर रहा है, सबके पास नंबर है, चाहो तो 10 नंबर और ले सकते हो। तो ये सब वो सब इमेजिनेशन में जाने के डायमेंशन बढ़ाना है, ठीक है। डायमेंशन बनाना है, जब पहला एगो बाइक लिए तो BR01W 605 नंबर आया, तो ये W खत्म हो जाता तब, तो ये जेड पर खत्म नहीं हुआ आज तक, ही खत्म हो गया। देखो क्या बोल रहे थे हम, है ना, ये BR01Z भी हो गया, अब जेड खत्म हो गया सारा, तो क्या करे वो,
तो ये जेडे हटा दिया और फिर इसे शुरू किया ए बी, 2 नंबर। अभी खत्म होने वाला कभी है? अभी ए भी जेड तक पहुंच जाएगा, बी भी जेड तक पहुंच जाएगा, तो फिर ये आगे बी सी बी एच कुछ होगा ना। तो वो ऐसे करके बढ़ते रहता है, ऐसे नहीं समझना कि कभी कुछ खत्म हो जाएगा तब। तो फिर से ए बी सी, अभी तो ए भी हुआ है, अब तो 3 नंबर लगेगा, है ना। क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा, नंबर सबको देना ही देना है। ठीक है, बढ़े। किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा क्लियर है ना। बोर साहब सर्कुलर पाथ बता दिए, ऑर्बिट की संख्या बता दी। अब देखिए तीसरी बार क्या बताएं, वो बताएं कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में कूद जाएगा। ये वैसे ही है जैसे साइकिलिंग कर रहे थे गोलंबर के चारों तरफ, और आप अपनी स्पीड को बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो आप पास बदल लीजिए, है ना। ऐसे चल रहे थे, थोड़ा आगे से ऐसे चलने लगे, तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी कहीं से मिल जाएगा। जैसे सन से आया एनर्जी, हीट किए आप, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वो लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा। और यदि एटम खुद एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएंगे। तो ये एनर्जी जब रेडिएट करेगा तब क्या होगा वाली बात। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorb energy from any sources, sources कोई मायने नहीं रखता, their electron jump from lower orbit to higher orbit, and when an electron radiate energy it jump from higher orbit to lower orbit. When an electron absorb energy from any source, their electron jump from lower orbit to higher orbit. And when an electron radiate energy, it jump from higher orbit to lower orbit. ये radiate energy in the form of electromagnetic wave, जोड़ी लेना, radiate energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से एक फोटो बना देते, है ना। इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे, इसको एनर्जी आप देंगे बाहर से, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर पॉसिबल ऑर्बिट में चला जाएगा। इसीलिए नाम था ग्राउंड स्टेट
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड। आपको एनर्जी दे देंगे, आपको एनर्जी दे देते हैं कैसे? पैसा देके नहीं, आपका एनर्जी तो वही, थोड़े ना गर्म करके आपको एनर्जी देंगे। पैसा दे दे, उसी में गर्मी आ जाएगा, फिर देखिए फुदकने लगिएगा, रूम से निकल के मॉल में चले जाइए, थोड़ा घूम लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको एनर्जी मिला, ये जंप करके हायर पॉसिबल, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देंगे ना उतने ही हिसाब से कूदेगा। हो सकता है दूसरा में भी चला जाए, हो सकता है तीसरा में चला जाए, हो सकता है चौथा में चला जाए, हो सकता है पांचवें में चला जाए। इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट में है यहां पे, और ये जब लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो खुद एनर्जी का क्या करेगा? रेडिएशन। देखो ना निकलता हुआ एरो दिए, एनर्जी रेडिएट हो रहा है, E बराबर एच न्यू निकलेगा, और E बराबर एच न्यू आएगा कहीं से, है ना। एनर्जी अब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज। कब रिलीज, कब एब्जॉर्ब? कब रिलीज, कब एब्जॉर्ब? हाँ, जब उसको देंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, और रिलीज कब करेगा? हायर से लोअर जाएगा। ठीक है, फोटो बना दीजिएगा। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। when an electron jump, when an electron jump, that is delta E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब ऐसे ही में एक नाम सुना होगा शायद, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकाल के बाहर कर देना रहता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। यानी इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देना है, बाहर कर देना है। क्या हुआ बताओ? चेंज हमेशा जो है ना फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसलिए E2 माइनस E1। वो फाइनल माइनस इनिशियल समझना है।
एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, ये कंफ्यूजन कर रहा होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट से, 1 2 ये वाला ना लिखे हैं वो, है ना, ये 1 2 नहीं लिखा हुआ है। E2 का मतलब लिखे एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ, कोई भी हो सकता है ना, हम कहाँ थोड़े लिखे n = 2, लिखे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल भी सोच सकते हो। क्लियर है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, तो बोलेंगे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an atom to lose an electron from outermost orbit, from their outermost orbit. Known as ionization energy. Ionization energy IE बराबर एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट माइनस ई nth ऑर्बिट, जिससे आपको निकलना है एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट। जानते हो कितना होता है इसका एनर्जी, 0.00 जूल, है ना। इनफाइनाइट ऑर्बिट हो गया, तो ऑर्बिट ही नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रॉन को निकाल के एटम से क्या कर दिए, बाहर कर दिए, और एनर्जी nth लिख दिए हैं, यानी जिस ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हैं, जिस ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हैं, ठीक है। एक सिमिलर वर्ड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं मेंशन होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, known as ionization potential।
ठीक है, बड़े कितना एनर्जी पर घूमेगा, पहले ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी, ये सब बातें होगी, वो बोर कैलकुलेशन उसमें आता है ना, तो ये थ्योरी है, बोर कैलकुलेशन पढ़ेंगे इसके, उसमें निकालेंगे कि कितना एनर्जी होगा पहला ऑर्बिट का, बोर साहब फार्मूला बनाए, वो बताएंगे बड़े। अब एक बात, एंगुलर मोमेंटम देखो, कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसको एंगुलर मोमेंटम होता है। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करने के लिए प्रैक्टिकली सोचो, तुम दौड़ रहा है, तुम खुद ही एक बॉडी, तुम दौड़ रहा है तो तुम में मोमेंटम आ जाता है, जो तुम्हारा मास है और जितना वेलोसिटी से तुम दौड़ रहा हो, तो मास इंटू वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, अब किसी गोलंबर के चारों तरफ दौड़ने लगेगा तो सर्कुलर मोशन कर दिया, तो किसी न किसी रेडियस पे मोशन हो रहा है, तो मोमेंटम के बदले अब जो आया आपके बॉडी में उसको कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट विल बी m इंटू वी इंटू आर। ठीक है, रुका हुआ है, देखो इसको फील भी कर सकते हो, तुम रुके हुए हो, कोई एनर्जी अगल बगल वाला एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन तुम दौड़ते हुए आके दूसरे को धक्का दे दो, देखो खड़ा है तो गिर जाएगा कि ना गिर जाएगा, तो एनर्जी कहाँ से आया, उस वेलोसिटी से आया, यहाँ पे मास गुना वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और यदि एनर्जी की बात करें तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन मोशन में सर्कुलर पाथ पे, तो उसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बोलेंगे एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is integral multiple of h by 2 pi, that is mvr is equal to n into h by 2 pi, है ना, mvr is equal to n into h by 2 pi, h by 2 pi, where mvr पूरे का पूरा क्या है ये, अरे बोलो नहीं, सब अच्छा बात है, बोलो नहीं, एंगुलर मोमेंटम। एन क्या लिखे हैं, यही नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इंटीग्रल मल्टीपल बोला है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 होता है, 4.5 4.5 होता है क्या, 1.5 2 होता है क्या, तो इंटीग्रल मल्टीपल है, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, h बाई 2 पाई। h आपका पुराना वाले कौन भाई साहब, एक्चुअली में प्लैंक साहब बोर साहब के गुरुजी थे, प्लैंक साहब प्रोफेसर थे, बोर साहब स्टूडेंट थे, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, एम बी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, निकाल के देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कितना आता है। एम बी आर को समझना है, एंगुलर मोमेंटम एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा निकल जाएगा। और सुन लेना, h बाई 2 पाई को एक नया कांस्टेंट से जानते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। h बाई 2 पाई को एक नया कांस्टेंट से जानते हैं, और क्या जानते हैं, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट।
क्या है ये? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है। ये सैंबल लिखें, सैंबल लिखें, देखो सैंबल कैसे लिखें, क्या लिखा हुआ है? इसको आधा से काट देना है, आधा से काटना है, मतलब कितना से भागा दे रहे हैं? 2 से। जरा नीचे देखो तो, पाई है क्या? पाई है क्या? है पाई? हो गया h/2 पाई, सब पूरा का पूरा पैकेज ही है h/2 पाई, पूरा का पूरा पैकेज ही है h/2 पाई। एच भी है, आधा से काटें तो भागा 2 हो गया, और ऐसे नीचे से देखने पर पाई भी दिखाई देता है, यानी h/2 पाई रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम भी आर इज इक्वल टू एन एच। हो गया? लिख दिया? अब देखो, पहला ऑर्बिट में इफ n = 1, तो एम भी आर इज इक्वल टू एन h/2 पाई, तो 1 इंटू h/2 पाई, तो एम भी आर इज इक्वल टू कितना आया? सिंपल h/2 पाई। इफ n = 2, तब देखिए क्या आ जाएगा, 2h/2 पाई लिख सकते हैं ऐसे, क्या 2 से काट करके और गुप्त का ही कर दे, वो h/2 पाई का ही इंटीग्रल मल्टीपल है। n = 3, तो एम बी आर इज इक्वल टू 3h/2 पाई, मतलब 3 काट देंगे। रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सवाल आता है कि रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट 3 ऑर्बिट
ऑफ एटम। तो पहला ऑर्बिट में क्या एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है, h/2π। या सिंपल लिखें, तुम लोग को समझा दिए, h ऐसे लिख दें सीधा, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट में, सबको भागा दे देंगे किस से, तो बताओ रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:2:, कितना सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फर्स्ट फ्री ऑर्बिट 1:2:3। लिख दिया। बोर थ्योरी में यही मुख्य रूप से बातें कही गई है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट क्या होता है, फिर आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो कूद के लोअर से हायर में जाएगा, हायर से लोअर में आएगा। और तीसरा मोटे मोटे तौर पे बस यही कि यदि वो घूम रहा होगा तो उसके उस बॉडी में यानी इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम होगा, वो कितना होगा, तो h/2π। ठीक है, बढ़े बढ़े। अब बोर साहब का कैलकुलेशन, बोर कैलकुलेशन ऐसे ना चलेगा। पहला, बोर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, सुनेगा, थोड़ा सा ध्यान देगा। न्यूक्लियस है, बोलो ना बच्चा, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा बाहर, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा होगा। इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, कितना अट्रैक्शन लग रहा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। 10वां में कूलम्स लॉ पढ़ा था क्या, F बराबर होगा, पढ़ा था, K इंटू Q1/Q2/R², वो पढ़ा था, है ना। ये कूलम साहब का नॉर्म, अकॉर्डिंग टू, ये बोर साहब का नहीं है भाई, किनका है,
कूलम्स लॉ को, उसको लिखे हैं आपको समझाने के लिए बस कुछ बात। यहां पर के जो है ना कूलम साहब का कांस्टेंट, के बराबर 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, चार्ज ऑफ वन बॉडी। अरे ये लॉ है आप लोगों को, एक्चुअली मैं पढ़ता नहीं ना मन से, इसलिए ध्यान नहीं होगा। चार्ज ऑफ अनदर बॉडी है ना, ये जब पढ़ना है ना कि दो सिमिलर चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और दो डिसिमिलर चार्ज के बीच में तो कितना फोर्स लगता है, यही तो बताएं कूलम साहब, है ना, कितना फोर्स लगता है। तो बताए हैं कि ये K इंटू Q1 Q2 बाई जितना का चार्ज बॉडी Q1 है, जितना चार्ज बॉडी Q2 का है, और दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए है दो बॉडी के बीच में। अब यहां पर बॉडी अपना क्या क्या है थोड़ा सुनिएगा, पहले समझना बहुत पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा भारी भी लग सकता है। तो जब भारी लग सकता है तो यहाँ लगा लेना है, सुनते रहिए, इसके लिए समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर दो बॉडी कौन कौन सा है, तो बोलेंगे सर यहां पर दो बॉडी है F इंटू के इंटू क्यू न्यूक्लियस और क्यू इलेक्ट्रॉन, और यही R क्या है, रेडियस। यही तो निकालने वाले हैं बोर साहब, यही रेडियस निकालने चाह रहे। कैसे निकलेगा सुनते रहना, एगो रेडीमेड फॉर्मूला भी है, लेकिन थोड़ा दिमाग बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं, दिमाग वो बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। क्यू न्यूक्लियस और क्यू इलेक्ट्रॉन, आर हो जाएगा यहाँ पर दो चार्ज बॉडी के बीच डिस्टेंस, तो उसी को तो हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। क्या, तो चार्ज न्यूक्लियस पे क्या होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, तो सुनो क्या होगा, हम बता रहे हैं Z इंटू ई। सर कहां से लिख दिए, लिख दिए 10 प्रोटॉन है मान लो न्यूक्लियस में, कितना है 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, तो 10 है तो 10 और गुना एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, इसी का ना सिंबल है ई, और ये जेड। 10 प्रोटॉन यदि न्यूक्लियस में है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 10 है, 10 प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 10 है, तो एटॉमिक नंबर को हम जेड लिखे हैं, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम ए लिखे। तो क्या गड़बड़ की, चार्ज निकल गया न्यूक्लियस पे कितना होगा, एक वो प्रोटॉन होगा तो एक गुना इतना, और क्यू ई दैट इज इक्वल टू माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। रुकना थोड़ा सा, एक कंसंट्रेशन बनाए रखना, नहीं तो लगने लगता है ना कहने से कैसे सर कैसे कैसे क्या कर दिए। अब बोलो फोर्स बराबर हम क्या लिखें, K इंटू जेड ई इंटू माइनस ई बाई आर स्क्वायर। इधर आ जाए, जगह है तो बताओ फोर्स बराबर क्या आया, माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला से हमको इस फॉर्मूला पे आना था, अब देखो कैसे कैसे लेके आए, क्या दिक्कत है। अरे जेड क्या है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, और ई बराबर इसको मिटा देते हैं, वो जेड बराबर लिख देते हैं, जेड बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
Z बराबर एटॉमिक नंबर, कौन से एटम, एटॉमिक नंबर, और E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस C बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट होगा। ठीक से लिखो तो, दो गो लॉ था फिजिक्स में, एगो कूलम्स लॉ आ एगो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी होगा। F बराबर बड़का वाला G m1 m2/r², है ना, तो वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो गो बॉडी का चार्ज पता करके गुना करके डिस्टेंस से भागा दे दीजिए स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, समझ गया, -kZd² Z एटॉमिक नंबर, E का वैल्यू लिख ही दिए, R ही तो निकालना है। कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कितना दूरी पे है।
लिखे? अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, यहां न्यूक्लियस है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, यही बात ना, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोलो एक बार। न्यूटन साहब क्या कहते थर्ड नियम में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब न्यूक्लियस के तरफ लगेगा इतना फोर्स, तो न्यूक्लियस के बाहर भी तो लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, अरे, माइनस एम बी स्क्वायर बाई, यदि इलेक्ट्रॉन इस मोशन को बैलेंस कर पाएगा, मतलब इस फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, तो घूमता रहेगा। इसी को कहते थे सर्कुलर पाथ, यही फोर्स बैलेंसिंग की बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स पर हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स न्यूक्लियस लगाते रहेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके काउंटर में फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों यदि बैलेंस्ड हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो व्हेन these electrostatic force, as centripetal force is balanced by centrifugal force, the electron move। ठीक है, अब नाउ देखते रहना थोड़ा, माइनस के जे डी स्क्वायर, चूंकि लास्ट में ना तुम लोग जाते समय बदमाशी करता है खाली उतारने पे, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई बराबर माइनस, अच्छा ये बताओ ये माइनस कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन माइनस था, ये माइनस आया, इलेक्ट्रॉन में माइनस था, तभी ना फोर्स बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर में माइनस आ गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। ई माइनस कहां से आया? हाँ, चूंकि वो फिजिक्स में इधर लगे सेंटर के तरफ, तो पॉजिटिव लेंगे तो सेंटर के अपोजिट में वही माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कट गया, अब हो गया पूरा का पूरा के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर, अब जरा बताओ तो ये आर से एक आर कट जाएगा क्या? तो अब क्या आया, के जे डी स्क्वायर बराबर एम भी स्क्वायर आर, तो आर इज इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर। रेडियस तो निकल जाता है यहाँ से, नहीं निकल जाएगा क्या? के पता ही है, 9 × 10⁻⁹, जेड पता ही है एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी वेलोसिटी, आर क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस, के 9 × 10⁻⁹, जेड
के जेड ई एम भी आर सब तो लिख दिए। ये रेडियस का फॉर्मूला नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है किस ऑर्बिट का कितना रेडियस। नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट का ना रेडियस निकाल रहे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो उसमें है ही नहीं। हाँ, लेकिन वेलोसिटी पता रहेगा तो निकलेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कहाँ से इलेक्ट्रॉन का पता रहेगा, तो आगे है ना बोर साहब। इतना बात तो हम लोग फिजिक्स से कर लिए, अब इसमें बोर लगाएंगे। इक्वेशन 1 लिखो जल्दी से। कभी कभी हाथ दुखे, तो दुखता है तो ठीक है, हाथ दुखता है तो ठीक है। हाथ दुखना ही चाहिए। लिखे, लिखे, पढ़े। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बोर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, देन भी बराबर, भी बराबर निकालना है, क्योंकि उधर में भी फालतू था एक इक्वेशन 1 में। भी बराबर, देखो, एम वी आर गुना 2 पाई कर दो ना, बराबर क्या आता है, तो भी बराबर एन एच बाई 2 पाई एम आर। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ v in equation 1, put this value of v in equation 1। ठीक है, ठीक है, क्या था इक्वेशन 1 में, r बराबर के जे डी स्क्वायर बाई, यही भी के जगह पे कह रहे हैं रख दो, तो देखो तो क्या निकल के आ रहा है। रुको हम सरिया देते हैं ठीक से, के जे डी स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर। तो भी के जगह पे क्या रख दें, तुम लोग हाथ बंद करके देखेगा, अभी जाने का जल्दी रहता है, इनटू एन एच बाई 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। तो आर बराबर के जे डी स्क्वायर गुना 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर।
अब जरा जो कटता है काट दो, और कुछ नहीं ना। अब देखोगे वो आर एक कट जाता होगा, कट गया ना। अब क्या जरा देखो तो क्या लिखते हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर इंटू आर। देन आर बराबर एन स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के, यही लाना था, यही रेडियस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ। आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर गुना एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब देखो ये इतना सब कांस्टेंट है, इतना सब क्या है, एच का वैल्यू जानते हो, पाई का वैल्यू जानते हो, मास इलेक्ट्रॉन का जानते हो, के जानते हो, ई जानते हो, सब जानते हो। तो R इज इक्वल टू आने वाला है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 गुना एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, और R बराबर लिख सकते हो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, जहां पे 0.529 को बोर कांस्टेंट कहा जाएगा, ये नॉट बोलते हैं इसको, है ना, और इसको कहते हैं बोर कांस्टेंट फॉर एटॉमिक रेडियस, बोर कांस्टेंट फॉर एटॉमिक रेडियस, है ना, 0.529 और उधर में है एंगस्ट्रम, बोर कांस्टेंट फॉर एटॉमिक रेडियस, है ना, बोर कांस्टेंट फॉर एटॉमिक रेडियस। क्या हो गया, स्क्वायर। जिनको इतना से कोई मतलब नहीं रखना चाहते ना, वो ये वाला छोड़िएगा मत, है ना। इतना सारा कुछ तो दिमाग बढ़ाने के लिए था कि वो फार्मूला आया कहाँ से होगा, वो जब एकांत में बैठने की आदत है, कॉपी किताब खोलने की आदत है, तब नहीं है तो इसको रटिएगा। रेडियस का फार्मूला आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, जहां एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है और जेड एटॉमिक नंबर है। अगले दिन हम लोग सब ऑर्बिट का रेडियस निकाल देंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट और जेड एटॉमिक नंबर लिख के जाइएगा, अगले दिन फिर से कहीं कोई दिक्कत होगा समझाएंगे, लेकिन एक बार जो है ना घर पे लिखिए जरूर, डिराइव करिए जरूर, कोशिश करना है।